Okay, so yesterday we have finished with the time-independent perturbation theory, and we learn two kind of time-independent of perturbation theory that was regarded as a time degenerate and टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजनरेट थ्योरी। सो दो थ्योरीज हमने पढ़ ली, उस पर एग्जांपल हमने कर लिए, ठीक है। और 3 लेवल डिजनरेसी तक हमने उसको पढ़ा और लिफ्ट किया कि 2 लेवल डिजनरेसी किस तरह से लिफ्ट की जाती है, 3 लेवल डिजनरेसी किस तरह से लिफ्ट की जाती है, और उसमें 3 डायमेंशनल इनफाइनाइट बॉक्स का हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया। Another approximation method which is very important in quantum mechanics, that is called the WKB approximation technique. So आज हम जो है वो वेंजल क्रेमर ब्रिलियन अप्रोक्सीमेशन टेक्निक लर्न करेंगे कि किस तरह से अप्रोक्सीमेट मेथड से हम क्वांटम मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। So the basic idea of starting the very interesting theory again, this one, we will start with the WKB approximation technique, that is Wenzel, Kramer and Brilliant approximation. This method allows to obtain approximate solution to time independent Schrodinger equation, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger equation को हम सॉल्व करेंगे approximate solution से। दिस टाइम हम कोशिश करेंगे कि बजाय हम डिफरेंशियल फॉर्म में Schrodinger equation को लिखने के उसको एक्सप्रेस करें इंटीग्रल फॉर्म में, ठीक है। सो ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, यानी बेसिक थीम क्या होगा, दिस वन, दिस इज द बेसिक, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger equation, और कितने डायमेंशन में, इन 1 डायमेंशन, और किसके लिए 3 चीजें आ गई। फर्स्ट, इसका जो है हमारे पास मेन मकसद क्या हुआ, मैं तीनों को जो है वो हाईलाइट कर रहा हूँ। ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger equation, दिस नंबर 1। कितने डायमेंशंस में, इन 1 डायमेंशन, और इन 1 डायमेंशन हम इसको करेंगे। और मेनली हम इससे टनलिंग रेट्स फाइंड करेंगे थ्रू पोटेंशियल बैरियर्स, ठीक है। और नेक्स्ट इसके क्या एडवांटेज, बाउंड स्टेट एनर्जी। तो ये देखें आपकी स्क्रीन पर रंग बिरंगी जो है वो हाइलाइटर्स नजर आ रहे हैं। सो 1, we'll try to solve the time independent Schrodinger equation in 1 dimension, and very much useful in determining the tunneling rates and bound state energies. तो ये WKB approximation का मेन आइडिया है जिसको हम करने जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन आइडिया, ठीक है। The main idea, हम total constant हो, particle is greater than v, then the particle wave function has the form, यानी हमारे पास अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है और एनर्जी v से ज्यादा है तो हमारे पास सिंपल रिलेशन क्या होगा उस केस में। हमारे पास सिंपल रिलेशन ये होगा कि इस तरह से हमारे पास ये पोटेंशियल बैरियर है, कोई वैल्यू है, और ये पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है, और एनर्जी जो है वो ज्यादा है v से, ठीक है। तो इस केस में हम जो वेव फंक्शन है उसको लिख सकते हैं किस तरह से, ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन होगा। सोल्यूशन क्या होगा, ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन होगा, और ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन को तरीका लिखने का एक ही है, दैट इज e पावर iota kx, दीज रिप्रेजेंटिंग द ट्रेवलिंग, ये साइन या काज हो, ये ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन कहलाती है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिफाइन अ वेव फंक्शन यूजिंग दिस इक्वेशन। ये देखिए ये वेव फंक्शन है हमारे पास, एंड इट हैज 2 पार्ट, इसका एम्पलीट्यूड a है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव a, ये एम्पलीट्यूड है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास जो इक्वेशन है वेव का, दैट इज डिटरमिन्ड बाय दिस एक्सपोनेंशियल टर्म, ये
ये e पावर प्लस माइनस आयोटा के x। अब k क्या है? दैट इज अ वेव वेक्टर, ठीक है। एंड यू नो दैट हम इसको बारहा कर चुके हैं 2me, लेकिन यहाँ पोटेंशियल जीरो नहीं है तो e माइनस v बाई एच कट होगा। दैट विल बी द वेव वेक्टर। x is the one dimensional coordinate x because it is traveling x and particle traveling toward right। ये देखिए पॉजिटिव साइन यहाँ पर, अब आप इसको इमेजिन करें, दिस पॉजिटिव साइन एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग टू राइट। ये साइन आपने सिंबल याद रखने हैं। एंड the negative sign in the lower case the particle is traveling toward the left, ठीक है ना। तो अगर हम फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल को कंसीडर करें which is traveling toward the right, तो मैं इसको आयोटा kx लिखूंगा, और वो पार्टिकल जो टुवर्ड लेफ्ट मूव करेगा उसको मैं माइनस आयोटा kx से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। सो द पार्टिकल दैट इज प्रोपेगेटिंग टुवर्ड राइट, that will be represented by e power iota kx, and the particle which is traveling left, that is minus iota kx। और a क्या है? This a representing the amplitude of that traveling wave। तो ये simple traveling wave equation ले रहे हैं हम, ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कोई पार्टिकल क्वांटम पार्टिकल है। जनरल सोल्यूशन इसका क्या होगा? जनरल सोल्यूशन is the linear superposition of the two, ठीक है ना। जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा? लीनियर सुपरपोजिशन होगा। फॉर एग्जांपल इस तरह देखेंगे, a e पावर आयोटा kx प्लस b e पावर माइनस आयोटा kx। और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड आप सेम ले लें तो आप इसको भी a लिख सकते हैं, ठीक है, या a प्राइम, ठीक है। सो जनरल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये ओबे करेगा, और हमारे पास जो वेव होगा रिजल्टेंट वो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव होगा, ठीक है। मे बी बोथ ऑफ देम आर एग्जिस्टेड, मे बी वन ऑफ देम आर एग्जिस्टेड, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट वेव लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो जनरल सोल्यूशन, ये पॉइंट आप देखिए, जनरल सोल्यूशन इज द लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स। द वेव फंक्शन इज ऑसिलेटरी। अब हमने देखा वेव फंक्शन ऑसिलेटरी था, e पावर आयोटा kx, तो इसको हम 1000 मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास ऑसिलेटरी है e पावर आयोटा kx, और लेम्डा जो है इसका वेवलेंथ that is always reciprocal of the wave number, so lambda will be equal to 2 pi by k, that will be 2 pi by k, ठीक है। so that will is equal to the wave number, so the wavelength of the wave function can be related to the wave number like this। अब हम क्या कर रहे हैं? this is the basic idea। अब हम जा रहे हैं सेकंड आइडिया की तरफ। if v of x is not constant, अब यहाँ पर देखें ये x v of x, ये पार्ट, ये देखें this, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखें this one, दिस इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट पोटेंशियल तो जिस तरह मैंने अभी पहले बताया, दिस इज कांस्टेंट पोटेंशियल। ये देखिए इसकी हाइट यहां से लेकर 0 से a तक, और अलोंग एक्स एक्सिस इस बैरियर का पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है ना, v पोटेंशियल है, चेंज नहीं हो रहा। दिस इज नॉट कांस्टेंट पोटेंशियल। ये देखिए ये एक्सिस के साथ बढ़ते बढ़ते कम हो जाता है और फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसको किस तरह लिखते हैं? v इज फंक्शन ऑफ x। यहाँ हम अक्सर v नॉट लिखते थे, कल भी हमने प्रॉब्लम में v नॉट लिखा था कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर अब पोटेंशियल जो है वो क्या, अब हमने पोटेंशियल पोजीशन डिपेंडेंट कंसीडर किया है कि वो पोटेंशियल के साथ वेरी करता है। जिस तरह आप हार्मोनिक ऑसिलेटर में लेते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है? वो टाइम पोजीशन डिपेंडेंट है, ठीक है। और इसके जो वेव फंक्शन है उसका वेवलेंथ ये देखिए ये इस तरह से है। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। जो पोटेंशियल है, मैं इसको दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूं, जो पोटेंशियल है वो ये है, ये देखिए दिस इज द पोटेंशियल विच वेरीज विद x, और जो वेव है उसका वेवलेंथ क्या है? ये है। तो यहां से आपको क्या नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है कि जो वेवलेंथ है, जो वेव जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत स्लोली वेरी कर रही है। दैट इज व्हाई इट इज स्लो वेरी, बहुत स्लोली वेरी कर रही है एज कंपेयर टू दिस वेवलेंथ। ये वेवलेंथ बहुत रैपिडली, ये देख
बहुत तेजी के साथ ये वेवलेंथ ये देखिए चेंज हो रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में ये जो वेव फंक्शन है ये सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत स्लोली वेरी कर रही है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन अब हम करेंगे। नाउ देखिए v ऑफ x इज नॉट कॉन्स्टेंट बट वेरीज व्हाट, ये देखिए बट वेरी स्लोली इन कंपैरिजन विद व्हाट द वेवलेंथ, ठीक है। सो इन अ वे दैट इज एसेंशियली कांस्टेंट, यानी इसके मुकाबले में हम वेवलेंथ के मुकाबले में हम एसेंशियली इसको कांस्टेंट तस्वर कर सकते हैं, अगरचे पोटेंशियल वेरी कर रहा है स्लोली, जो कि रियल प्रॉब्लम के करीब करीब है कि पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, वो वेरी करता है एज वी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। देन द वेव फंक्शन इज practically sinusoidal, but the wavelength and amplitude slowly changes with x। जो एम्पलीट्यूड होगा अब, यानी वेवलेंथ की जब वेव जाएगी तो उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज होगा, और क्योंकि पोटेंशियल चेंज होगा, और नतीजतन जो फेज होगा, जो वेव वेक्टर होगा, इसी पोटेंशियल की वजह से वो फेज भी चेंज होता जाएगा, जो जिसे हमें kx कहा है, तो वो भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल चेंज हो रहा है। सो एक्चुअली फेज भी चेंज होगा इस स्लोली वेरिंग पोटेंशियल, और एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, ठीक है। सो वी विल सॉल्व दिस। सो summary, rapid oscillations are modulated by gradual changes in amplitude and wavelength, ठीक है। rapid oscillation अगर बहुत तेज oscillation हो, so that will be modulated by gradual change in the amplitude and wavelength। उसमें आप जो है वो wavelength को modify कर सकते हैं, यहाँ पर oscillation क्योंकि बहुत ज्यादा rapid है तो हम इस यहाँ पर potential को almost उसके मुकाबले में क्या ले सकते हैं, constant ले सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड केस की तरफ आ जाते हैं हम, तो ये WP के भी अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है, अब इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। नंबर 1, इफ E इज लेस देन V, अगर हमारे पास ये हो इफ E इज लेस देन V, पहला केस E इज ग्रेटर देन V था, एंड V इज कांस्टेंट और V कांस्टेंट हो, देन द वेव फंक्शन, फिर वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर तो हमारे पास ये देखिए E क्योंकि लेस देन V है तो ये V माइनस E होगा, तो यहाँ पर जो टर्म होगा क्योंकि आयोटा कॉमन आएगा, अब के तो हमने डिफाइन किया था ना, कि इस तरह से डिफाइन किया था 2m E माइनस V बाई H अंडर द रूट H कट, U डिफाइन किया था। अब अगर इससे आप V माइनस ए लिखे, V माइनस ई, तो नेगेटिव साइन आएगा, उस वो नेगेटिव साइन रूट से बाहर निकलेगा तो आयोटा आ जाएगा, ठीक है ना, वो क्या आ जाएगा, आयोटा बाहर आ जाएगा, और वो आयोटा जो है वो इस आयोटा के साथ जो ई पावर माइनस आयोटा के साथ है, यानी ई पावर प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, और के साथ आयोटा बाहर आ जाएगा यहाँ, तो ये आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस साइन फिर वही रहेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नतीजतन उस आयोटा की वजह से ये आयोटा खत्म हो जाएगा और ये के एक्स बन जाएगा, प्लस माइनस के एक्स बन जाएगा। ये किस केस के लिए, जब एनर्जी आपके पास लेस देन हो तो फिर के को यू लिखेंगे, और ये फंक्शन किस तरह, ई प्लस माइनस के एक्स, अगेन plus sign the wave traveling toward right और minus sign toward left। if V is not constant, ये देखिए अगर V constant now very slowly in comparison with what, in comparison with the 1 over k, 1 over k का क्या मतलब है, in comparison to the lambda, ठीक है, comparatively slowly, then the wave function is practically exponential but a and k slowly varying function of x, ठीक है। फिर हमारे पास ये सेकंड केस है, फर्स्ट केस में ऑसिलेटरी सॉल्यूशन था, क्या था, ऑसिलेटरी, जब E हमारे पास ग्रेटर देन V था, सॉल्यूशन ऑसिलेटरी होगा, नोन है। जब हमारे पास E लेस देन V है, ठीक है, तो सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल होगा, और इस केस में अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फिर तो ठीक है, फिर तो A और K किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास जो है, अगर आपके पास पोटेंशियल हमारे पास कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये याद रखें कि ये जो ए है ये भी फंक्शन स्लोली वेरी करेगा, एम्पलीट्यूड वेरी करता जाएगा, क्यों, क्योंकि परटर्बेशन मौजूद होगी, वहां पोटेंशियल मौजूद होगा, तो उसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड भी कम ज्यादा हो सकता है, और के जो है
वो भी डिपेंड करेगा किस चीज पर, जिसका हम फेस कहेंगे वो भी डिपेंड करेगा एक्स पर। ये जहन याद रखिए, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है जिस तरह मैंने पहले केस में बताया। ठीक है, तो सोल्यूशन इस केस में क्या होगा, ये वही ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन है, फ्री पार्टिकल का जो इक्वेशन होता है। हमारे पास ये जो सोल्यूशन होगा, दिस विल बी रिलेटेड रिगार्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन। ठीक है, दिस इज गिवन जब E लेस देन V हो। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम, टर्निंग पॉइंट व्हेन V इज नियरली इक्वल टू E। अब 3 सोल्यूशन हमने देख लिए। एक वन रीजन कौन सा था, वन रीजन था E इज ग्रेटर देन V, ऑसिलेटरी सोल्यूशन। E इज लेस देन V, एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन। E इज नियरली इक्वल टू V। अब यहां पर क्या होगा, जहां पर हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि वहां तो ना E ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये सोल्यूशन हम ले रहे हैं कि इस तरह से ले लें हम सोल्यूशन। अब ये पोटेंशियल है V ऑफ X, ये एनर्जी है। अब देखें इसको, इस रीजन में E जो है वो V से ज्यादा है। अगर इस रीजन में आप देखें, ये 3 रीजन में मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको, ठीक है। यहां पर आप देखें इस रीजन 1 में, यहां E लेस देन V है क्योंकि V इनफाइनाइट हो रही है। ये देखें इस रीजन में, रीजन 2 में जो एनर्जी है ये ग्रेटर देन V है, और रीजन 3 में भी एनर्जी लेस देन V है। लेकिन ये जो पॉइंट है जहां पर V और E बराबर है, ये देखें, ये जो मैंने ये ब्लू लाइन, ये देखें यहां पर V और E बराबर है। यहां क्या सोल्यूशन, दीज आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन देखते हैं। 2 रीजन्स में तो हमें पता चल गया कि ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। देन Vx इज नॉट स्लोली वेरिंग विद कंपैरिजन टू लेम्डा, क्योंकि स्लोली वेरिंग तो हो गई नहीं, एनर्जी और V तो बराबर हो जाएंगे। और 1 ओवर के सिंस लेम्डा इज प्रोपोर्ट टेंड्स टू इंफिनिटी, उस वक्त अब यहां पर आप देखें कि जब आप ये देखें VE के बराबर हो जाए, इस रिलेशन को थोड़ा सा मैं हाईलाइट, ये देखें V अगर E के बराबर हो जाए तो लेम्डा क्या होगा, लेम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई K। अब K 0 हो जाएगा तो दिस विल टेंड्स टू इंफिनिटी, वेवलेंथ तो इनफाइनाइट हो जाएगा। जो ट्रेवलिंग वेव है उसका वेवलेंथ तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस केस में फिर तो पोटेंशियल जो है वो स्लोली वेरी नहीं करेगा, क्योंकि वेवलेंथ आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपका वेवलेंथ जो है वो पोटेंशियल के मुकाबले में स्लोली वेरी नहीं करेगा। तो इस रीजन में फिर क्या सोल्यूशन होगा। सो नाउ वी आर लुकिंग इनटू दैट सोल्यूशन, टर्निंग पॉइंट पर जहां पर बैरियर आ जाता है। इस सोल्यूशन को हम देखते हैं नाउ, द क्लासिकल रीजन। अब श्रोडिंगर इक्वेशन की तरफ आते हैं। 3 सोल्यूशन, अब हमने तीनों रीजन में ये सोल्यूशन डिटरमिन करने हैं। लेट अस नाउ सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन यूजिंग WKB अप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना, पिछला जो की पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किए कि क्या सोल्यूशन तीनों पॉइंट में हो सकते हैं। अब श्रोडिंगर इक्वेशन इन 1 डायमेंशनल इक्वेशन हमने सॉल्व करना है यूजिंग WKB अप्रोक्सीमेशन। ये देखें यहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम आपने पोटेंशियल, अब तक जितने भी वो मामला फिर कोई पोटेंशियल का है कि कोई और चीज है ही नहीं। अब 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन है, लेकिन दिस टाइम जो पोटेंशियल हमारे पास है वो पोटेंशियल क्या है, ये देखिए पोजीशन डिपेंडेंट पोटेंशियल, स्लोली वेरिंग पोटेंशियल है। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे। अब हम हर मर्तबा वहां पर हमने पोटेंशियल कांस्टेंट रखा था, यहाँ पोटेंशियल कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम यूं लिखेंगे, E माइनस V आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज ये रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, D स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा E माइनस वी एक्स, E माइनस V ऑफ एक्स साई। ठीक है, ये E माइनस V एक्स साई, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2m बाई एच कट स्क्वेयर, 2m बाई एच कट स्क्वेयर, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो व्हाट इज दिस, इसको हम लिख सकते हैं 2m E V माइनस एक्स। दिस इज एक्चुअली मोमेंटम, दिस इज द मोमेंटम। सो p स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर, और मोमेंटम हमारे पास क्या है, दिस वन। ये देखिए
सो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास p स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर आ जाएगा। और मोमेंटम क्या है, यहां पर हम अब वेव वेक्टर की बजाय मोमेंटम लिख रहे हैं, दैट इज मोमेंटम इज इक्वल टू 2me माइनस v ऑफ x। ठीक है, अब ये वही चीज है, इसका मतलब क्या है, p स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर k स्क्वायर। तो p हमारे पास मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू एच कट k। मोमेंटम हमारे पास क्या आ जाएगा, एच कट k। ठीक है, तो हमने यहां बजाय वेव वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिखा है इसको मोमेंटम फेज में। ठीक है ना, मोमेंटम स्पेस में इसको लिखा है। सो नाउ द मोमेंट, क्योंकि पोटेंशियल पोजीशन डिपेंडेंट है तो मोमेंटम भी पोजीशन डिपेंडेंट होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वी अज्यूम फॉर नाउ दैट E इज ग्रेटर। पहले हम ये सोच करें कि E जो है एनर्जी क्या है, वो ग्रेटर है किससे, V ऑफ x से। ठीक है, अब देखें ये क्लासिकल रीजन जो बनाई है, एक्सक्यूज मी। सो psi is some complex function and therefore can be। अब ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, जब मैंने तीनों केसेस पीछे डिस्कस कर लिए, अगर E ग्रेटर देन V है तो नतीजतन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, जो कि इस रीजन में है। ये देखें, ये दरमियान वाला रीजन जो है, दिस रीजन, ये देखें यहां पर एनर्जी जो है इस रीजन में, दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग टू क्लासिकल रीजन। क्लासिकल रीजन क्यों कहते हैं, ये इसी तरह है जिस तरह रोलर कोस्टर होता है, या आपने मास अटैच विद स्प्रिंग को ट्रैप किया हो तो मास अटैच विद स्प्रिंग जो है वो उसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा होती है, तो नतीजतन क्या होता है, वो ऑसिलेट करता है, यहां तक पहुंच जाता है, टर्न हो जाता है, फिर वापस आता है, फिर टर्न हो जाता है, और ये उसका मीन पोजीशन होता है। सो इट्स ऑसिलेटिंग बिटवीन द टू एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्लासिकल रीजन कहलाता है, दिस इज नोन एज द क्लासिकल रीजन। और इसमें जो टोटल एनर्जी है, ये देखें, ये कर्व पोटेंशियल एनर्जी को जाहिर कर रहा है, तो जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, इसमें क्योंकि टोटल एनर्जी ज्यादा है तो सोल्यूशन क्या होगा, ऑसिलेटरी सोल्यूशन होगा, ई पावर। इसको हम जर्नल लिख रहे हैं, अब कोई हमने इसमें चीज बस जर्नल सोल्यूशन लिख रहे हैं। इसमें एम्पलीट्यूड, अब मैंने क्या कहा था कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है तो पोटेंशियल एम्पलीट्यूड भी पोजीशन डिपेंडेंट होगा और फेज भी पोजीशन डिपेंडेंट होगा। ये देखिए ई पावर आयोटा फाई एक्स। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, ये सोल्यूशन होगा ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन का, यही सोल्यूशन होता है। लेकिन दिस टाइम क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है तो एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं होगा और फेज भी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, यहां पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्लासिकल रीजन में। ये दो पॉइंट जो है, these 2 points, these are called turning point, जिस तरह मास अटैच विद स्प्रिंग में होता है। ठीक है, सो फर्स्ट केस E इज ग्रेटर देन V। ठीक है ना, तो ये हमारे पास सोल्यूशन होगा। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या होगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले ले, सिंपल, आपके पास ये आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो ए प्राइम आ जाएगा। टाइम डेरिवेटिव डॉट से हम लिखते हैं, पोजीशन डेरिवेटिव हम डैश से लिखते हैं। ठीक है ना, सो ए डैश, पहले ए को डिफरेंशिएट करें, ई पावर आयोटा फाई को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आपका आ गया। ठीक, फिर हम ए को लिख लेंगे, ए को। अब में इज अ फंक्शन, अंडरस्टूड ये है कि ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है और फाई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हमने दोबारा ए को लिखा और इस टर्म को इसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या बनेगा, फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो आयोटा फाई प्राइम ए अपनी जगह पर आ जाएगा और ई पावर आयोटा फाई आ जाएगा। तो इससे आप ई पावर आयोटा फाई कॉमन ले ले तो ये टर्म हमारे पास बच जाएगा, ए प्राइम प्लस आयोटा फाई प्राइम ए प्राइम ई पावर आयोटा फाई। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव की हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में इसको पुट करना है, श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव इसका ले लेंगे, तो फिर हमारे पास ये ए प्राइम ई पावर आयोटा फाई। ठीक है, ये आ जाएगा,
तो इसका हम करेंगे ए डबल प्राइम हो जाएगा, ये देखिए ए डबल प्राइम ई पावर आयोटा फाई। सेकंड टर्म यहां पर पहले हम फिर दोबारा ए को कर लेते हैं, तो आयोटा फाई प्राइम ए प्राइम, ये देखिए ई पावर आयोटा फाई। फिर हम आयोटा फाई प्राइम, ठीक है, आयोटा फाई प्राइम और ए प्राइम को करेंगे, ये टर्म आ जाएगा। और जब आयोटा जब फाई प्राइम को करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। तो तीन हमारे पास टर्म आ जाएंगे। सेकंड रिलेशन में कितने होंगे प्रोडक्ट, ये देखिए ये होगा आयोटा फाई प्राइम ए प्राइम ई पावर आयोटा। तो तीन प्रोडक्ट आएंगे हमारे पास। पहला टर्म क्या बना, पहला टर्म ये बना जब आपने डिफरेंशिएट किया किस चीज को, आयोटा फाई को आपने डिफरेंशिएट, ये हमारे पास दो टर्म्स आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास जब आप फाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल प्राइम आ जाएगा, ठीक है, डबल प्राइम, सॉरी ये ए है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, लेट मी इरेज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो देखिए मैं फर्स्ट क्या किया, फाई को एज इट इज लिखा, आयोटा फाई और ए को डिफरेंशिएट किया, ये देखिए ये ए प्राइम आ गया, ये एक हो गया। फिर ए और ई पावर आयोटा को लिखेंगे और फाई का करेंगे तो डबल प्राइम, ये आ जाएगा सेकंड टर्म। फिर आयोटा फाई प्राइम और ए को लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई पावर आयोटा और आयोटा आयोटा के साथ क्या हो जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, ये देखिए ये रिलेशन। तो हमारे पास आयोटा फाई प्राइम आ जाएगा, जो कि रिलेशन हमारे पास ये बन जाएगा, ये देखिए दिस वन, ठीक है। तो नतीजतन हमारे पास कितने टर्म्स बनेंगे, 5 टर्म बनेंगे। फर्स्ट से ये देखिए ए प्राइम ई पावर आयोटा, इससे हमारे पास 2 टर्म्स आ गए। और फिर जब हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट ये टर्म होगा, ये जो मैंने अभी लिखा था आयोटा फाई प्राइम ए, तो इससे 3 टर्म्स आएंगे, ये देखिए एक, ये और ये। अब इससे ई और आयोटा फाई कॉमन ले ले, वो कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास नतीजा बन गया। अब आप इसको रिलेट करें इक्वेशन के साथ, डबल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव की डिफिनीशन है, ठीक है। इसमें ई पावर आयोटा 5 है, यहां भी ई पावर आयोटा, वो कैंसिल, माइनस पी स्क्वायर बाई एच कट साइड, ये देखें ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये डबल डेरिवेटिव डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन के करने के बाद ये नतीजा हमारे पास आ गया है। फाइंड क्या करना है, अब वो पॉइंट आ गया है जब हम क्योंकि हमने तो वेव इक्वेशन फाइंड करना है, साई को फाइंड करना है। साई के लिए जरूरी है कि हम ए फाइंड करें और फाई फाइंड करें। वंस वी गेट दिस, तो हम जो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है ई पावर आयोटा फाई, उसमें पुट कर लेंगे और नतीजा आ जाएगा, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है वेव फंक्शन, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम ए और फाई फाइंड करें जो कि पोजीशन डिपेंडेंट है। और वो आसानी तब हुई जब हमने डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई किया। वन is known as imaginary part, मैं इसको कह देता हूं, लिख लेता हूं ताकि आपको सब, imaginary part यानी आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री, और ये है रियल पार्ट। 2 पार्ट डिफरेंट जुदा कर रहे हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो हमारे पास रियल पार्ट कौन कौन से हैं इसमें, रियल पार्ट हमारे पास यहां ए डबल प्राइम, देखिए ए डबल प्राइम ये रियल है, इसके साथ कोई आयोटा नहीं है। ये देखिए माइनस ए फाई प्राइम, इसके साथ कोई आयोटा नहीं है। और लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर ये माइनस पी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर ए, इसके साथ भी कोई आयोटा नहीं है। तो इसको रिलेट करेंगे, ये रिलेशन आ गया है, ये देखिए भाइयों, ये रियल पार्ट्स सेपरेट किए, ठीक। और फिर हम इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे, तो ये देखिए 2 आयोटा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 2 फाई प्राइम ए प्राइम, ये देखिए यहां पर भी आयोटा ए डबल प्राइम, जिसको अंडरलाइन किया गया है, ये इमेजिनरी पार्ट है। और राइट साइड हैंड साइड पर तो कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो ये 2 इक्वेशन बन गए बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत ही मजा आ गया किस चीज का, यहां पर इस चीज का कि हमारे पास 2 अननोन थे, 2 इक्वेशन बन गए। वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ WKB अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो व्हाट अ वंडरफुल रिजल्ट वी गॉट। वी हैव 2 अननोन to find the wave function and we got the 2 equation, ठीक है ना। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और फाई और ए की वैल्यू डिटरमिन करते हैं।
हैं, ठीक है। सो नाउ हाउ वन कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन नाउ, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैव टू बी डन, ठीक है, आम फिजिकल मैनिपुलेशन है, ठीक है। किस तरह से, सेकंड इक्वेशन को आप देखिए, ठीक है ना, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, ये 2a प्राइम 5 प्राइम प्लस a डबल प्राइम जो कि इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किया था हमने, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, ये देखें। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर 0 है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये आसान रहेगा, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हमने u लिखा है, ये देखिए, देखिए इसका प्राइम लिया है, तो क्या मतलब है, अगर इसका प्राइम लिया है तो आप पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये पावर रूल 2a प्राइम, ठीक है ना, और 5 प्राइम ये आ जाएगा। पहले इसको डिफरेंशिएट किया, फिर किसको डिफरेंशिएट किया, फिर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो a स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है, और 5 को डिफरेंशिएट करें तो 5 डबल प्राइम आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब a पर डिवाइड कर दे इस इक्वेशन को, तो क्या बचेगा, 2a प्राइम 5 प्राइम प्लस a 5 डबल प्राइम, ये बचेगा। तो इसका मतलब है इसको हम u लिख सकते हैं। गुड, वेरी गुड। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट क्या आ जाएगा, a स्क्वायर 5 प्राइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, दिस इज चेक वन वी डू दिस। तो इसका मतलब क्या होगा, a स्क्वायर 5 प्राइम विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, सम रियल कांस्टेंट, तो c स्क्वायर हम लिखते हैं, क्योंकि a स्क्वायर है तो c स्क्वायर बेहतर है कि हम लिखे। गुड, ठीक है, जितना एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा कांस्टेंट भी उसी तरह का होने चाहिए, नहीं होगा तो फिर आखिर में करना पड़ेगा। तो a c स्क्वायर ले लिया, c इज नाउ कांस्टेंट, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा, a हमारे पास आ जाएगा c डिवाइड बाई 5 प्राइम अंडर द रूट, ये अब भी स्टिल बी में दिस इज सम रियल कांस्टेंट, ठीक है। अब ये फिर मोहताज है किस चीज का, a को विदाउट 5 प्राइम के मदद से हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें सेकंड सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। अब उस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को, इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। ड्रॉप दिस a डबल प्राइम टर्म, क्यों, बिकॉज़ दिस इज स्लोली वेरिंग, वेरी स्लो, तो यानी हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव होगा a का एम्पलीट्यूड का, वो बहुत स्लो हो जाएगा, वो बहुत ही कम होगा, तो उसको हम निगलेक्ट कर लेंगे, पोजीशन के साथ वो चेंज ही नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक स्लोली वेरी फंक्शन है, एक मर्तबा आपने इसका स्लोप फाइंड कर लिया डेरिवेटिव, वो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव तो इसका तकरीबन स्लोप का जब स्लोप फाइंड करेंगे वो तो 0 होगा, वो तो बिल्कुल क्योंकि स्लोली वेरिंग पोटेंशियल का जो स्लोप होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, तो उसका डबल डेरिवेटिव लेने से कोई फायदा नहीं है, वो 0 हो जाएगा। सो वी कैन ड्रॉप, जिसे कहते हैं फिजिक्स, ठीक है ना, तो ये टर्म ड्रॉप हो जाएगा। वेरी ब्यूटीफुली वी डिड इट, ठीक है ना। अब नतीजतन हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस a 5 प्राइम होल स्क्वायर माइनस a 5 प्राइम होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू माइनस p स्क्वायर बाई h कट स्क्वायर a, ये a उड़ जाएगा, सिर्फ 5 में रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये देखिए ये 5 प्राइम है, ठीक है, इसका रूट ले ले, ठीक है, तो प्लस माइनस p बाई एच कट आ जाएगा, दोनों साइन साथ लेकर चलेंगे, यहां साइन हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो d5 बाई dx क्या आ जाएगा, ये भाई ये आ जाएगा प्लस माइनस p बाई एच कट। व्हाट अ ब्यूटीफुल रिजल्ट वी गॉट, इसका नतीजा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, फाई क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब देखें प्लस माइनस आयोटा है, तो फाई हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, this is now WKB approximation summary. Now look at this, यानी वो तो आपको पता चल गया ना कि पहला सोल्यूशन क्या था। अच्छा चले मैं पिछले स्लाइड पर जाकर इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके पास कोई मसला ही ना रहे। ये देखें, दिस इज नाउ द d5 by dx, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d5 will be equal to what, that will be equal to plus minus p by h cut और d of x। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने से ये, अब ये p को हम बाहर नहीं निकाल सकते इंटीग्रल से, क्योंकि ये खुद पोजीशन डिपेंडेंट है,
ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। तो नतीजतन हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एच कट को बाहर निकाले और इंटीग्रेट कर दे पी ऑफ एक्स को, तो दिस विल बी 5। ठीक है, अब हमारे पास वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं फाई ऑफ एक्स की वैल्यू, फाई ऑफ एक्स की वैल्यू, और डी ये फाई प्राइम की वैल्यू है। फाई प्राइम की वैल्यू क्या है, हाँ ठीक है ना, फाई प्राइम की वैल्यू हमारे पास है एच कट पी बाई एच कट। ठीक है, तो हम कहते हैं कि फाई प्राइम एक्चुअली प्रोपोर्शनल है पी ऑफ एक्स के, बस कांस्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट वहां डाले हुए हैं, तो तमाम कांस्टेंट को इस कांस्टेंट में एब्जॉर्ब किया। ए ऑफ एक्स की क्या वैल्यू हुई, ए ऑफ एक्स, अच्छा तो दो, अब देखें ए की जो वैल्यू मैं आपको बता रहा था, ए की वैल्यू ये है, तो ए हमारे पास क्या बचेगा, तमाम कांस्टेंट सी में एब्जॉर्ब कर ले, फाई प्राइम, तो फाई प्राइम किस चीज के प्रोपोर्शनल है, वो पी ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो ये पी ऑफ एक्स अंडर द रूट आ जाएगा, और फाई की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है। सोल्यूशन, सो व्हाट विल बी द, ये देखें फाई की वैल्यू भी आ चुकी है, फाई का सोल्यूशन तो आप वेव फंक्शन में पुट करें। ठीक है, दिस इज आवर सोल्यूशन, सी बाई पी ऑफ एक्स, ए की वैल्यू भी फाइंड, दैट इज मोमेंटम जो एम्पलीट्यूड था, एंड प्लस माइनस आयोटा पी ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स क्या है, दिस। अब अगर पोटेंशियल आपको गिवन हो तब ये सोल्यूशन आप फाइंड कर सकते, अदरवाइज नॉट। ठीक है ना, जनरल सोल्यूशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ these is the combination of two waves। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन होगा दो वेव्स का। कौन से दो वेव्स है, एक प्लस आयोटा बाई एच कट है और दूसरा माइनस आयोटा बाई एच कट है। ठीक है, सो ये जनरल सोल्यूशन आपके पास होगा। दिस इज द सोल्यूशन इन क्लासिकल रीजन। अब देखते हैं, इसको एलिबरेट करते हैं वन बाई वन। तो समरी में रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि रिकॉल हो। इन क्लासिकल रीजन we obtain the solution, this one, we obtain this solution for the wave function where phase is given by p of x and p of x is 2me minus v of x। General solution is the combination of these two waves। These two waves का क्या मतलब है, एक आपके पास प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ। ठीक है, ओके फाइन। नाउ एग्जाम्पल इस पर करते हैं। ठीक है, ये सोल्यूशन हमारे पास आ गया। अब अगर हमें पोटेंशियल डिफाइन हो जाए, पोटेंशियल डिफाइन हो जाए तो वी कैन सॉल्व इट इजीली। अब पोटेंशियल विद टू वर्टिकल वॉल्स, दो वर्टिकल वॉल इनफाइनाइट वेल है, लेकिन वहां पर बम्पी है। ठीक है ना, यानी कांस्टेंट पोटेंशियल। हम तो जनरली क्या लेते थे, अब तक तो हम मजे उड़ाते रहे थे कि दरमियान में जो पोटेंशियल था वो हम जीरो ले लेते हैं आराम से और सॉल्व कर लेते थे। इस तरह नहीं है। और जब हमने परटर्बेशन थ्योरी भी ली थी तो हमने सिर्फ इस पोटेंशियल को या उठाया था या बम्प क्रिएट किया था। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, नॉट अ सिंगल बम्प, देयर आर बम्पी, मे बी सिंगल बट मोर। तो पोटेंशियल इस रीजन में क्या है, वो स्लोली वेरी कर रहा है, वो स्लोली वेरिंग पोटेंशियल है, कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं है, न जीरो है ना कोई इसकी वैल्यू है वी नॉट। ठीक है ना, बल्कि वेरिंग पोटेंशियल है दिस बम्प, यू कैन सी इट हियर, ये बम्प देखे, और ये इनफाइनाइट विल है। तो वी ऑफ एक्स क्या होगा, सम फंक्शन, हमें पता नहीं है, वी ऑफ एक्स कुछ फंक्शन होगा, कहां पर, जीरो और ए के दरमियान, अदरवाइज वो इनफाइनाइट, ये देखें इनफाइनाइट हो जाता है पोटेंशियल। ग्रेट, दिस एग्जांपल सॉल्व करना है। E इज लेस देन V, तीन केसेस ले रहे हैं। A इज लेस देन V, अगर आपके पास एनर्जी V से कम हो तो क्या होगा, हमारे पास ये सोल्यूशन होगा 1 e पावर, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है, ये देखें आप, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है। कांस्टेंट को हमने दो होंगे, देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिखा ना, एक द वेव्स ट्रेवलिंग 1 ओवर px तो आ गया, द वेव्स ट्रेवलिंग टुवर्ड राइट c प्लस इसका एम्पलीट्यूड है, द वेव्स ट्रेवलिंग टुवर्ड लेफ्ट c माइनस, और ये देखिए प्लस आयोटा फाई एक्स प्लस वेव है और माइनस आयोटा टुवर्ड लेफ्ट ट्रेवल कर रही है। इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यू नो द फेमिलियर एक्सपोनेंशियल टर्म को लिखते हैं तो ये सोल्यूशन होता है साइन और कॉस।
ठीक है। अब फाई हमारे पास क्या है, फाई इज दिस मच 1 बाई एच कट पी ऑफ एक्स प्राइम डी है। मैंने यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन, हमेशा जब आप इंटीग्रेशन करते हैं ना तो इंडिसेस चेंज करते हैं, क्योंकि इसको आप गौर से देखिए, जब मैं इसको पी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करूंगा डी ऑफ एक्स, तो ये लिमिट जो है फिर उसमें भी कंफ्यूजन होगी। तो मैं इसको हमेशा जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसको एक्स प्राइम कह देते हैं। दिस इज नॉट डेरिवेटिव नहीं है, ये जस्ट आपने जीरो से एक्स तक इंटीग्रेट करें तो अपर लिमिट एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्स आ जाएगा। सो फाई इज अ फंक्शन ऑफ, अच्छा तरीका चीज का इंटीग्रेंट के पता हो कि वो इंटीग्रेंट पुट करने के बाद, लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास वो फंक्शन आ जाए, ठीक है। सो नाउ दिस इज ब्यूटीफुली डन। अब देखें इसको, इस नतीजे को, ये हमारे पास फाई ऑफ एक्स है। व्हेन फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि बाउंड्री पर तो वेनिश होना है, ठीक है ना। वेव फंक्शन तभी फिजिकल होगा जब बाउंड्री पर वो क्या करेगा, वो वेनिश हो जाएगा। तो वेनिश होने का मतलब क्या है, सोल्यूशन आप देखें। अब यहां पर सोल्यूशन साई ऑफ जीरो, दिस शुड बी जीरो, तो साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन कास जीरो तो 1 है। तो इसका क्या मतलब है, जो C2 है या जो C माइनस है वो वेनिश होना चाहिए, उसको जीरो होना चाहिए। ये बार बार यू नो अबाउट दिस, मैं आई एम नॉट डिस्कसिंग इट, ओके। अगेन बाउंड्री पर साई एट एक्स इज इक्वल टू ए को जीरो होना चाहिए। तो वो क्या डिमांड करता है, वो डिमांड ये करता है, क्योंकि अब तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, साइन फाई एक्स, तो ए पर ये तभी जीरो होगा। अब ये जब फाई ए आपके पास साइन फाई ए किस चीज के बराबर होगा, ये जीरो के बराबर होगा या पाई के बराबर होगा या 2 पाई के बराबर होगा। तो ये तभी जीरो हो सकता है जब आपके पास फाई ए क्या हो, ये बहुत फेमस सोल्यूशन है जो हम बार बार करते हैं, एन पाई के बराबर हो, तो ये तभी सोल्यूशन। तो फाई ए का भी पता चल गया कि फाई एट ए बाउंड्री पर क्या होगी, एन पाई के बराबर होंगे। तो हम सोल्यूशन हमारा क्या बन जाएगा, लेट्स मूव टुवर्ड द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन बन जाएगा, फाई एट ए विल बी इक्वल टू व्हाट, एन पाई, ठीक है, एन पाई। दिस इंप्लाइज फाई ए क्या हो जाएगा, 1 बाई एच कट पी ऑफ एक्स डी एक्स 0 टू ए। ये देखिए 0 टू ए इंटरनल रीजन में ये पाई एन के बराबर है, एन पाई के बराबर है। तो 0 टू एक्स, ये एच कट को इस तरह ले आए तो एन पाई एच कट, कुछ सहन में आया। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच। ये वही चीज है, एच कट की एच बाई 2 पाई पुट कर दे तो एन एच कट बाई 2 पाई आप लिखते रहे, एन एच बाई 2 पाई इंटीग्रल। ये आपका एंगुलर मोमेंटम की तरह है, पी इंटू एक्स। एंगुलर मोमेंटम चीज आलिमा आर पी, तो ये वही डी एक्स आर है और ये पी है। लेकिन ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो पढ़े लिखो के अंदाज में लिखा है। बोर को उस वक्त इतना पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उसने डायरेक्ट लिखा कि दैट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, ठीक है, h बाई 2 पाई। लेकिन हमारे पास जब मोर प्रिसाइज कैलकुलेशन हो गई तो इस तरह हुआ कि अगर h कट की 2 पाई आप लेके पाई पाई के से कैंसिल हो जाएगा, तो लोगों ने कहा नहीं ये NH कट है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, वी आर एन आर नंबर। तो ये वो बोर पोस्टुलेट निकल आया। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रिजल्ट वी गॉट, ठीक है। सो यानी ये हमारे पास है सोल्यूशन। अब दिस कंडीशन डिटरमिन अप्रोक्सीमेट अलाउड एनर्जी इफ वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको 0 पुट कर दे तो मोमेंटम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करें 2me a, ठीक है, 2me a, ठीक है ना। ये तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि पोटेंशियल ही पोजीशन डिपेंडेंट था। अगर वो 0 आपने कर दिया तो बात ही खत्म हो गई। 2me को इंटीग्रल से बाहर निकाले, dx को इंटीग्रेट करें तो 2mea पाई एन कट, इसको स्क्वायर करे, यही एनर्जी है ना 1 डायमेंशन। सो इट्स वर्क प्रीटीली, WKB अप्रोक्सीमेशन वर्क्स ब्यूटीफुली। उससे हम वही रिजल्ट रिकवर कर सकते हैं जो हम कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए ले रहे थे या जो बोहर पोस्टुलेट्स थे। थ्योरी सही है, अब हम इसको और एग्जैक्ट बना सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर सिंस Vx इज कांस्टेंट दैट को ड्रॉप ए विथ नो कंसीक्वेंसेस,
कोई कंसिक्वेंसेस ए के नहीं होंगे, क्योंकि वी ऑफ एक्स कांस्टेंट है तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और वही एनर्जी हमें मिल जाएगी। वेरी गुड रिजल्ट। अब देखते हैं, ये तो क्लासिकल रीजन में था रिजल्ट, वो जो कि वही है। अब बैरियर का एग्जांपल और एक ट्राई करते हैं। तो अब देखें टनलिंग में क्या होगी एनर्जी, एनर्जी लेस देन, तभी उसको टनलिंग कहते हैं ना, जब एनर्जी लेस देन वी हो, पोटेंशियल हो। जब एनर्जी लेस देन वी हो हमारे पास लेस देन वी, तो नतीजतन क्या होगा, ये बैरियर होता है। यहां पर आप देखिए बैरियर, अब बैरियर में आप देखिए जब भी बैरियर तक आप पहुंचेंगे, ये देखिए ये एनर्जी ये लेस देन वी है और वी चेंज भी हो रही है, वी बिल्कुल फ्लैट नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीजें सारी एक एक लफ्ज एक एक नुक्ता बोलता है, जिसने एक नुक्ता मिस कर दिया बस बात खत्म। अब देखें ये पोटेंशियल यहां जीरो, यहां पर क्या कांस्टेंट बना, नो ये वेवी है, ये देखें पोटेंशियल वेरी कर रहा है और जो एनर्जी आ रही है वो ये है। तो इस रीजन में अब एनर्जी क्या है, लेस देन वी है, लेस देन वी है और ये पोटेंशियल वी ऑफ एक्स वेरी कर रहा है पोजीशन के साथ, ठीक है। और ये अब वेव वेक्टर आ रहा है, ये देखिए ये इंसिडेंट वेव बैरियर के साथ टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है ए, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या है बी, और जो वेव ट्रांसमिट होगी उसका एम्पलीट्यूड है एफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब तीनों फिनोमेना होंगी जो आपने पिछले कोर्स में पढ़ा है, इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड, ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड। अब मैं इसमें कोई वो टू द लेफ्ट इस रीजन में सोल्यूशन क्या होगा, सबको पता है इंसिडेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव भी है, और क्योंकि एनर्जी ग्रेटर देन वी है ऑसिलेटरी सोल्यूशन होगा। ये देखिए ये ए पावर आयोटा के एक्स और के क्या होगा 2me/h का, क्योंकि पोटेंशियल जीरो है, बस बात खत्म। इसमें कोई बस आप जुबानी जमा खर्च है। अब क्वांटम मैकेनिक्स को हम इमेजिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। टू द राइट ये रीजन 3 में देखें, राइट यहां तो सिर्फ ट्रेवलिंग वेव है, ठीक है, और एनर्जी अगेन जो है वो v0 है, एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा है, तो ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन ऑसिलेटरी सॉल्यूशन, ये देखें, ठीक है। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आप EMT में भी पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड वेव एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वेव एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, ये फाइंड करेंगे। टनलिंग रीजन में अब आ जाएं, ये दो रीजन तो हो गए इसका सोल्यूशन, ये रीजन इसमें तो एनर्जी लेस देन वी है, तो इसमें क्या सोल्यूशन होगा, अब इसको मुलाहिजा करते हैं इस सोल्यूशन को। 0 इज लेस देन x इज लेस देन a, ये रीजन, तो इसमें तो हम पढ़ चुके हैं जब एनर्जी लेस देन 0 है हमें WKB अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना पड़ेगा। WKB अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना पड़ेगा। सो क्या WKB अप्रोक्सीमेशन हमें बताता है कि वेव फंक्शन का ये सोल्यूशन होगा, ठीक है, और ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्ट, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। सो इफ द बैरियर इज वेरी हाई, ये सोल्यूशन होगा जो टनलिंग रीजन है जो कि नॉन क्लासिकल है। इफ द बैरियर इज वेरी हाई और वेरी वाइड, हाई हो बहुत ज्यादा या द टनलिंग प्रोबेबिलिटी इज स्मॉल, टनलिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी। देन द कोएफिशिएंट इन द एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेस, ये कोएफिशिएंट इंक्रीज हो जाएंगे, increasing term and must be small. To the relative amplitude of the incident and transmitted wave are determined by decrease of exponential over non-classical region. अगर आपके पास ये बहुत ज्यादा वाइड है और हाई है तो फिर हमारे पास क्या होगा, टनलिंग प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट का जो देन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग टर्म मस्ट बी स्मॉल, ये देखें जो कोएफिशिएंट है ये एक्सपोनेंशियल टर्म के ये बहुत स्मॉल होंगे, ठीक है। और रिलेटिव एम्पलीट्यूड जो ट्रांसमिटेड वेव का जो है वो डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल किस तरह डिक्रीज होगा, इस फिगर से आप देखें, मैं यहां ड्रा कर रहा हूं, इसको देखें, इसको मद्देनजर रखते हुए अगर ये होगा मां खबर लगवाओ रहे लगा लग देता तवज्जो और कई और ऐसी किसानों को खा ऐसी किसी ने इसने जुड़ी देता सोल्यूशन सरे सोल्यूशन पिछले में पार्ट में हमने 2 वेव होंगे। अब यहां पर कौन सी वेव आ रही है, ये इंसिडेंट वेव है, ये ऑसिलेटरी सोल्यूशन है।
जब इस नॉन क्लासिकल रीजन में पहुंचेगा तो क्या होगा, ये देखें, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, ये तो अनफिजिकल सोल्यूशन है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज होना, एनर्जी क्रिएट तो नहीं कर सकते आप, तो नतीजतन ये सोल्यूशन होगा, ये तो एक्सपोनेंशियल डिके होगा। ये देखिए, ये डिके हो जाएगी, वेव डिके होनी शुरू हो जाएगी, ये देखिए उसका एम्पलीट्यूड कम, और यहां पर निकलते हुए फिर वो ऑसिलेटरी हो जाएगी। वाओ, सो क्योंकि इसका टनलिंग रीजन में ये एक्सपोनेंशियली डिके होगा और फिर ये ट्रांसमिट होगा। ये देखिए, तो यहां पर एम्पलीट्यूड एफ जो है वो कम हो जाता है, ये एम्पलीट्यूड ए ज्यादा है, और यहां पर एक्सपोनेंशियल डिके है जिसका एम्पलीट्यूड डी होगा। ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज टनलिंग। तो टनलिंग किए बगैर वेव ट्रांसमिट किस तरह होगी, तो टनलिंग भी होगी और वेव ट्रांसमिट भी होगी। ये देखिए, ये वेव आ रही है, दिस इज वेरी प्रिटी, ये देखिए ये वेव आ रही है, दिस वन। ये देखिए, नॉन क्लासिकल रीजन में वो एक्सपोनेंशियली डिके हो जाती है और फिर ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटीफुल रिजल्ट ऑफ टनलिंग, दैट टनलिंग मस्ट बी हैपन व्हाटएवर बी दैट। तो एफ बाई ए क्या हो जाएगा, एफ बाई ए हमारे पास ये सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ए डी के बराबर होगा। ठीक है, तो बाउंड्री पर देखें तो माइनस ये सोल्यूशन एफ बाई ए हमारे पास ये होगा, विच इज कॉल्ड व्हाट, विच इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट टी इज इक्वल टू -2 गेमा, 2 गेमा। ये देखिए, ये सोल्यूशन जो है ये बाउंड्री पर है, 0 to a है, ये देखिए लिखा हुआ है 0 to a, तो ये कंटिन्यूटी है। तो हमारे पास f बाई ए क्या होगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के, और गेमा क्या आ जाएगा, गेमा हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एच कट 0 to a p मॉड और dx। ठीक है ना, यहाँ मॉड ले रहे हैं हम ताकि एम्पलीट्यूड ऑसिलेटरी ना हो, और सिर्फ ट्रांसमिशन में हमारे पास 2 पावर गेमा, क्योंकि स्क्वायर लेंगे ना, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होगा, देखिए ये 2 कहां से आ गया, अब आप सोचेंगे तो ये देखिए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होता है एफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इस तरह एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसमिशन और ये हमारे पास ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होगा, तो इतना वेव ट्रांसमिट होगी हमारे पास। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टनलिंग फिनोमेना। तो 2 हमने एग्जांपल अब डिस्कस किए। एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया इन्फिनिट वेल का, जिससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट और अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट मिले, और फिर हमने उसको बोहर थ्योरी और 1 डायमेंशनल बॉक्स में कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए उसको चेक भी किया, तो हमारे रिजल्ट कंसिस्टेंट थे। फिर हमने टनलिंग फिनोमेना पर एग्जांपल किया, और टनलिंग में हमने देखा कि 3 रीजन होते हैं बैरियर में, एक में ऑसिलेटरी सोल्यूशन, दूसरे में ऑसिलेटरी क्योंकि एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा होती है और वहां पर पोटेंशियल 0 होता है, और फिर नॉन क्लासिकल रीजन, जिसमें नॉन क्लासिकल रीजन में जिस तरह हमने कहा था शुरू में, मैंने कहा था कि जब हमारे पास एनर्जी लेस देन वी हो तो वहां पर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन होता है। तो यहां पर फिजिकली हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिकेइंग सोल्यूशन पॉसिबल है, वो हमने किया, और नतीजा आपके सामने रहा, ये ब्यूटीफुल ग्राफ आपके सामने रहा। ठीक है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से टनलिंग होगी और नॉन क्लासिकल रीजन में किस तरह वेव पेनिट्रेट करेगी और फिर दूसरी साइड पर किस तरह निकलेगी, और उससे हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक, सो दिस नाउ वेरी इंटरेस्टेड गेम थ्योरी, या इसे गेमा थ्योरी भी कहते हैं, गेम थ्योरी भी कहते हैं। इसको आप देखें कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा पहले इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें। अल्फा डीके इज ए स्पॉन्टेनियस इमिशन। अल्फा डीके क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन है। ठीक है, तो game theory या गेमाउ theory of alpha decay. Alpha decay is spontaneous emission of alpha particle, 2 protons and 2 neutrons by radioactive nuclei. ठीक है ना, अब पोटेंशियल वाई एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर पोजीशन है। ये न्यूक्लियस रेंज है, ये यहां देखिए, दिस इज द न्यूक्लियस रेंज। ठीक है, यहां पोटेंशियल क्या है, -V0, और एंड पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, और फिर न्यूक्लियस से जब हम दूर जाते हैं तो न्यूक्लियर पोटेंशियल क्या होता है,
कूलम पोटेंशियल 1/r² वेरी करता है। यहां पर न्यूक्लियर फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, और जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो फिर न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पोटेंशियल 1/r² वेरी करेगा। नेगेटिव पोटेंशियल क्या शो कर रहा है? ट्रैप है पार्टिकल, ट्रैप है पार्टिकल। तो इस रीजन में अगर आप देखें इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम है इस पोटेंशियल से, यानी वॉल पर, बाउंड्री पर आकर देखें तो ये एनर्जी बहुत कम है, तो ये तो निकल ही नहीं सकता। फिर भी निकल आता है, टनलिंग कर लेता है और फिर वो रिपल्सिव फोर्स की वजह से दूर चला जाता है और रेडिएटिव डिके हो जाती है। तो क्या है R1, ये देखें R1 तक, ये R1 तक ये एनर्जी लेस है, फिर R2 तक भी लेस है पोटेंशियल से, और फिर R2 से अबाव जो है वो एनर्जी इसकी ज्यादा हो जाती है कूलम पोटेंशियल से। कूलम पोटेंशियल इज वेरी लाइक 1/r, आपने हाइड्रोजन एटम में देखा है, ठीक है, और यहां तो स्ट्रांग है। तो 0 से R1 एनर्जी लेस, R1 से R2 एनर्जी लेस, और बियॉन्ड R2 एनर्जी ज्यादा, फिर ये पार्टिकल फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहां कूलम पोटेंशियल में ट्रैप है, यहां स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है। इफ अ पार्टिकल आफ्टर टू एस्केप द न्यूक्लियर बाइंडिंग force, it is repelled by the leftover nuclei and Z charge E, रिपेल करता है और फिर वो चला जाता है। देखें कितनी एनर्जी होगी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल। इमिटेड अल्फा पार्टिकल एनर्जी क्या होगी? जो कूलम पोटेंशियल होगा, और कूलम पोटेंशियल क्या है? 1/r2 से जब ये बढ़ेगा तो तब ये फ्री होगा। तो न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है? ZE, ठीक है, एक न्यूक्लियस पर चार्ज। अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होगा? ZE, ये देखें, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई r², ये आपके पास फोर्स आ गया, ठीक है, और कहां R2 तक ये फोर्स लगेगा, उसके बाद ये फ्री हो जाएगा, ठीक है, R2²। लेकिन हमने तो एनर्जी फाइंड करनी है, तो ये फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, R2 तक जाएगा ये, तभी ये फ्री होगा, तो एनर्जी ये आ जाएगी। तो एक R2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, दिस इज द एनर्जी। सिंपल कूलम फोर्स है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, वर्क डन, एनर्जी, ये एनर्जी है, ठीक है, Z² E² बाई R2 के एप्सिलॉन नॉट, ठीक। सो ये एनर्जी है टोटल। आए गेमा थ्योरी को सॉल्व करते हैं। यहां देखें, हमारे पास फेस क्या था? गेमा, क्योंकि हमने तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। गेमा ये है 1/h कट 0 to a p of x to a। अब ये कहां से कहां जाएगा? ये तो R1 से R2 तक जाएगा, क्योंकि R1 से ये फ्री होगा तो R2 तक जाएगा, ठीक है, और फिर फ्री चलता जाएगा। और वहां पर एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल कितना है? ये पोटेंशियल है, ये देखिए अभी फाइंड किया है R। अब लिमिट पुट कर दिए तो बस ये जर्नल वैल्यू है R, 1/r वेरी कर रही है। इसको आप इंटीग्रेट कर दें, सिंपल इंटीग्रेशन है इसकी, ठीक है ना। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास नतीजा क्या आ जाएगा? 2m, ये वैल्यू क्या है? टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी ना, वो तो R2 है। देखो एनर्जी पिछले स्लाइड में क्या लिखी? R2 तक, R2 के बाद वो ज्यादा है, तो वो टोटल एनर्जी लिखी मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, ZE होल स्क्वायर बाई R2। ये देखें, ये कांस्टेंट है, हर थ्रू आउट कांस्टेंट है, तो मैंने डिस्टेंस R2 लिखा है, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो R पोजीशन डिपेंडेंट है, वो क्या होगी? वो तो जर्नल टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²। वो तो वेरी करती है ना पोटेंशियल, आपने देखा न्यूक्लियस के अंदर मुख्तलिफ था, फिर कूलम फोर्स था, तो वो कूलम फोर्स 1/r वेरी करता था, ये पोटेंशियल है। अब यहां से अगर आप E की वैल्यू 1/4 पाई में अगर U लिख दूं, ER2 किस चीज के बराबर है? ER2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE होल स्क्वायर। ये देखो तो ZE होल स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह ER2 लिख दे, ER2। ये देखे नतीजा आपके सामने आ गया, ये कोई नई चीज मैंने नहीं की, ये देखें मैंने ER2 लिख दिया है यहां पर, ये Z/4 इस टर्म की जगह ER2 लिख दिया है। E कॉमन ले ले, गुड, E कॉमन ले लिया, 2m E कॉमन ले लिया, तो ये नतीजा बन गया। अब इसका आप इंटीग्रेट कर ले, इसको इंटीग्रेट कर ले, लिमिट पुट करें, ये नतीजा आ जाएगा आपके पास। ये देखिए, अब R1 न्यूक्लियर साइज बहुत कम होता है, न्यूक्लियर साइज कितना? 10⁻⁻15।
एटॉमिक साइज क्या होता है 10 टू पावर माइनस 11, 10,000 गुना कम है। तो R1 को हम वेरी वेरी स्मॉलर देन R2, तो इसको आपने, तो जब हम यू करते हैं कि साइन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय थीटा। तो यहां पर क्योंकि R1 बहुत स्मॉल है R2 से, तो R1/2 बहुत स्मॉल हो जाएगा और साइन थीटा को आप थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहां पर इसकी वैल्यू लिख लेंगे π/2, ठीक है, R2, और ये R2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये टर्म -2, और ये तो R1/R2 आ जाएगा ना, तो ये R2/R1 हो जाएगा, ये आप लेके रूट में हो जाएगा, ठीक है ना, रूट है ये, तो ये हमारे पास ये टर्म जब R2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, ठीक है ना, यहां पर आप देखिए R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर, तो ये R1 स्क्वायर तो बहुत ही स्मॉल है, इसको नेग्लेक्ट कर दें तो सिर्फ R1 R2 अंडर द रूट आ जाएगा। तो एक माइनस R1 अंडर द रूट ये है, एक माइनस R1 रूट ये है, तो ये कुल मिलाकर 2 बन गए, बस बात खत्म, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद क्या पुट किया हमने, वहां से फिर R2 की वैल्यू फाइंड कर ली, R2 की वैल्यू फाइंड कर ली, यहां पर आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी इन टर्म ऑफ R, ठीक है। ये देखिए R2 की क्या वैल्यू है, ये 2e² z/4πε0 ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी, ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो R2 और R2 अंडर द रूट है, यहां दोनों जगह पर वैल्यू पुट करें, नतीजा ये आ जाएगा, देखें, ठीक है। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे नतीजा हमारे पास क्लियर हो जाएगा। R की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सॉरी गेमा की वैल्यू की z/e एंड दिस टर्म माइनस Z1 अंडर द रूट, ठीक है ना। अब इसको आप K1 कह दें, और ये जो ZR1 के साथ टर्म है इसको आप क्या कह दें, K2 कह दे। ये हमारे पास एनर्जी है, ये टर्म एनर्जी कहलाती है, दैट इज 1.980, क्योंकि इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/4πε0 h कट पाई, सिर्फ Z और E का डिफरेंस है, Z/E को अपनी जगह लिख रहे हैं, ये देखिए। और जो K1 है ये इतनी एनर्जी है, जहां एनर्जी है वहां एनर्जी आएगी, जहां पर पोजीशन है वहां पोजीशन, ये देखिए। और ये फर्मी -2 है, फर्मी आपको पता है 10 टू पावर -15 होता है, तो ये पोजीशन है। तो ये देखिए, ये हमारे पास गेमा आ गया, ये गेमा हमारे पास पहुंच गया, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। अब अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास पहुंच गया गेमा, इसको पुट करें इक्वेशन में, ये देखें हमारे पास ये कोएफिशिएंट क्या बना, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या है, हाँ ये अभी फाइंड किया, e⁻² गेमा, ठीक है। तो गेमा की वैल्यू आपके लिए ऑलरेडी है, एनर्जी अगर गिवन हो तो आप फाइंड कर सकते हैं कि गेमा पार्टिकल की कितनी एनर्जी होगी या कितने डिस्टेंस। एवरेज टाइम बिटवीन द कोलिजन विद द वॉल, कोलिजन टाइम क्या होता है, कोलिजन टाइम आप मना 10 खबर का हो यार, टाइम संग गई टाइम S/V, ठीक है। तो S कितना डिस्टेंस 2R1 डबल एवरेज टाइम आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है, पार्टिकल की, तो ये 2S/T यानी 2R1/V आ जाएगा, ये एवरेज टाइम है। Where v is the velocity, therefore the frequency क्या हो जाएगी, frequency is reciprocal of time, तो वो v/2 R1 आ जाएगी उसकी, ठीक है। The probability of emission क्या हो जाएगी, पर यूनिट टाइम, तो टाइम से मल्टीप्लाई करें 1/2, यानी पर यूनिट टाइम कितनी इमिशन होगी, ये गेमा है, ठीक है, दिस इज गेमा, इसको गेमा लिखे, ठीक है। और गेमा ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। द लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, ये देखें ये 2R1 रेसिप्रोकल हो जाएगा ना फ्रीक्वेंसी का, ये देखें ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये लाइफ टाइम आपके पास आ जाएगा कि कितने टाइम में एक रेडिएटिव एलिमेंट डिके होगा, इट्स अगेन डिपेंड्स अपॉन द एनर्जीज एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। गेमा में दोनों चीजें मौजूद है, और दिस फार्मूला गिव्स करेक्ट एनर्जी डिपेंडेंस, देखें टाउ एंड 1/E। तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होती है, mPc², मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस,
mass of minus mass of the alpha particle and mass of the decaying particle, ठीक है ना, mass of the daughter nuclei जो बनेगा हमारे पास, और ये क्या है, mass of the alpha particle, energy of the emitted particle हमारे पास ये बनेगी। ये हम E फाइंड कर सकते हैं। once we get E हम velocity फाइंड कर सकते हैं, velocity फाइंड कर सकते हैं, gamma फाइंड कर सकते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस पता हो तो गेमा फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी से हम जो है वो उसकी लाइफ टाइम फाइंड कर सकते हैं, उसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम फाइंड कर सकते हैं, ये सारे पैरामीटर हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये देखिए एमिटेड अल्फा, अगर एनर्जी फाइंड कर ले इस इक्वेशन से हम, तो हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल का। दिस इज द गेम थ्योरी ऑफ अल्फा एमिशन, अल्फा पार्टिकल टनलिंग कर सकता है अकॉर्डिंग टू द theory given by the WKB approximation, ठीक है, और उसकी ये वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। इसको आप जाकर आप पढ़ें। दिस इज ऑल अबाउट द WKB approximation। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।